मित्रों, मैं अशोक कुमार आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कीमत रेखा बजट लाइन पर। लेकिन उससे पूर्व मैं आपको ले जाना चाहूँगा पिछले वीडियो पर, जहां हमने बात की थी इंडिफरेंस कर्व, अनअधिमान वक्र तथा इंडिफरेंस मैप अनअधिमान मानचित्र पर, जहां हमने देखा कि उपभोक्ता के अधिमान प्रेफरेंस तथा रुचि के दिए होने पर, चूंकि यहाँ हमने दो वस्तुएं ली थी एक्स और वाई, जिन पर उपभोक्ता के अधिमान को देखा था। यहाँ आप इस तालिका में देख पा रहे हैं, यहाँ हम उपभोक्ता के अधिमान को हमने दो वस्तुएं एक्स और वाई पर प्रकट किया है। आप यहाँ इन वस्तुओं के स्थान पर कोई दूसरी वस्तु भी ले सकते हैं। चूंकि यहाँ हमने तीन अनुसूचियाँ ली है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3। पहली अनुसूची के अंतर्गत हम देखें कि उपभोक्ता ने यहाँ अक्स वस्तु की उत्तरोत्तर एक के बाद एक इकाइयाँ बढ़ा रहा है, जिसके लिए वह वाई वस्तु की घटती हुई दर से त्याग कर रहा है, कमी कर रहा है। चूँकि हम ये जानते हैं कि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाने के लिए वो दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी कर रहा है, इस कारण यहाँ उपभोक्ता का जो संतुष्टि है वो क्या प्राप्त होती है, समान प्राप्त होती है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों अनुसूचियों में उपभोक्ता का जो अधिमान है, प्रेफरेंस है तथा रुचि है, वो पहले से दी हुई है। अगर इनमें परिवर्तन हो जाएगा तो ये तालिका में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। परंतु यहाँ हम तीनों अनुसूचियों में अंतर देखें तो, जैसा कि पहले संयोग पर बात करें तो अनुसूची 1 में एक्स वस्तु की 1 इकाई और वाई वस्तु की 20 इकाई, परंतु दूसरी अनुसूची में देखें तो एक्स वस्तु की 2 इकाई और इसकी 24 इकाई, और तीसरी अनुसूची में बात करें तो ये 3 और 25। इसका तात्पर्य ये है कि प्रथम अनुसूची की अपेक्षा दूसरी अनुसूची पर उपभोक्ता का अधिमान क्रम अधिक होगा और दूसरी से तीसरी पर अधिक होगा। स्केल ऑफ प्रेफरेंस एक की अपेक्षा दूसरी पर, दूसरी की अपेक्षा तीसरी पर अधिक होगा। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उपभोक्ता का जो अधिमान है और रुचि है वो पहले से दिया हुआ है। इनमें परिवर्तन होने पर इस टेबल में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। अधिमान का तात्पर्य अगर हम सामान्य शब्दों में देखें तो प्राथमिकता और पसंद से लिया जा सकता है, यानी उपभोक्ता अपनी प्राथमिकता कौन सी वस्तुओं पर प्रकट कर रहा है। यहाँ इन तीनों अनुसूचियों के माध्यम से हम इन डिफरेंस कर्व का डेरिवेशन कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। और ये जो इन डिफरेंस कर्व हमें प्राप्त होंगे वो अपेक्षाकृत एक के बाद एक ऊंचाई पर स्थित होगा, चूँकि हम ये भी जानते हैं कि इंडिफरेंस कर्व अनधिमान वक्र जितना अधिक ऊंचा होगा, उपभोक्ता का संतुष्टि स्तर उतना ही अधिक होगा। जैसा कि इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं, हमने एक अनधिमान मानचित्र इंडिफरेंस मैप लिया है, जिसमें हमने 5 इंडिफरेंस कर्व लिए हैं, 1, 2, 3, 4, 5। चूँकि इनकी विशेषताओं में हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व जितना अधिक ऊंचा होगा, उपभोक्ता का सेटिस्फिकेशन लेवल, संतुष्टि स्तर उतना ही अधिक होगा। इसलिए एक उपभोक्ता यह चाहेगा कि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक ऊंचे तटस्थ वक्र पर, इंडिफरेंस कर्व पर वो स्थित या रहना चाहेगा। क्यों रहना चाहेगा? क्योंकि वो ज़्यादा संतुष्टि लेवल को दर्शाता है। परंतु यहाँ मैं इस प्रकार की एक रेखा खींच दूँ, एक लिमिटेशन रेखा खींच दूँ, तो ये रेखा इस बात का यहाँ द्योतक होगी, इस बात को दर्शाएगी कि इसके जो बाहर के बिंदु है वो उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता और इसके अंदर के बिंदु है वो उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। परंतु अब यहाँ एक सवाल अंदर से ये उठता है कि ये आखिरकार ये रेखा हमें कैसे प्राप्त हुई और इसका यहाँ मतलब क्या रहा है। चूँकि अभी हमने बात की कि उपभोक्ता अधिक से अधिक, ऊंचे से ऊंचे तटस्थ वक्र पर, इंडिफरेंस कर्व पर जाना चाहेगा, लेकिन उनकी बाध्यता, लिमिटेशन आ जाती है। और वो लिमिटेशन यहाँ उपभोक्ता के सामने क्यों उत्पन्न होती है, उनका अगर हम कारण जानें तो पहला कारण यहाँ दे सकते हैं कि ये दोनों वस्तुओं पर जिन पर अपना उपभोक्ता अधिमान, प्रेफरेंस प्रकट कर रहा है, उनके लिए उपभोक्ता को कीमत का भुगतान करना पड़ता है। अर्थात वो फ्री में उसको प्राप्त नहीं होती, कुछ ना कुछ उनके लिए भुगतान करना पड़ेगा। और दूसरा यहाँ ये लिमिटेशन हम रख सकते हैं कि उपभोक्ता के पास जो मौद्रिक आय है वो क्या है, सीमित है। इसलिए वो चाहे जितने संयोग पर या अधिक से अधिक ऊंचे तटस्थ वक्र पर स्थित होने के लिए उसे अपनी आय में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि करनी पड़ेगी। तो इस आधार पर ये लिमिटेशन हम यहाँ रख सकते हैं।
अब हम ये बात करेंगे कि ये कीमत रेखा जो बजट लाइन है वो हमें कैसे प्राप्त होगी। तो उससे पूर्व हम इसके कुछ अन्य नामों को जानें। इसे कीमत रेखा, कीमत अवसर रेखा, कीमत आय रेखा, लागत रेखा, बजट सीमा, व्यय रेखा और उपभोग संभावना वक्र के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ हम बात करें कि ये हमें जो बजट लाइन है वो कैसे प्राप्त हुई। जैसा कि आप इस टेबल जो मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है इसमें देख पा रहे हैं कि ये एक कीमत रेखा BL हमें प्राप्त हुई है। परंतु ये प्राप्त कैसे हुई इसको जानते हैं और इसकी परिभाषा पर अपन थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। तो देखिए यहाँ कि दो वस्तुओं की कीमतें, जैसा कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक्स वस्तु की प्राइस मैंने 20 रुपये, 20 रुपये और वाई वस्तु की प्राइस जो कीमत है मैंने 10 रुपये रखी है। आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। और ये जो प्राइस है वो उपभोक्ता को पहले से दी हुई है, अर्थात उपभोक्ता कंज्यूमर को इससे पहले से ही जानकारी रहती है। और साथ ही साथ उपभोक्ता को अपनी आय है उसकी भी जानकारी होती है, जहाँ यहाँ मैंने ये आय है उपभोक्ता की 100 रुपये मानी है। इन दोनों ये जो उपभोक्ता की आय है और दोनों वस्तुओं की प्राइस दी होने पर इनके विभिन्न संयोगों को उपभोक्ता क्या कर सकता है, क्रय कर सकता है। और इन संयोगों को मिलाने वाला बिंदु पथ क्या कहलाएगा, कीमत रेखा कहलाएगा, जो कि जो उसकी क्रय शक्ति को दर्शाता है और जिस पर वो समान क्रय शक्ति रहती है, परचेजिंग पावर उसकी सेम रहती है। अब मैं इन संयोगी की बात करें तो यहाँ मैं एक उदाहरण के द्वारा ये संयोग आपको दर्शाना चाहूँगा। तो देखिए आप, मान लीजिए एक्स वस्तु की उपभोक्ता 0 इकाई का प्रयोग करे और वाई की वो 10 इकाइयों का प्रयोग करे, तो निश्चित रूप से यहाँ उपभोक्ता कितने रुपए खर्च करेगा, 100 रुपये। क्योंकि वाई वस्तु की जो प्राइस है वो हमने यहाँ लिए 10 रुपये, तो इसको 10 से मल्टीपल करेंगे, गुणा करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें 100 रुपये प्राप्त होंगे। तो इसका मतलब यहाँ इस पहले संयोग की बात करें, ए संयोग, जहाँ वो अक्स की 0 इकाई और वाई की 10 इकाइयों पर भी कितने रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है। और यदि हम अक्स की 1 इकाई और वाई की 8 इकाइयाँ लें, तो 1 इकाई, चूंकि अक्स वस्तु की कीमत या प्राइस 20 रुपये है, इसलिए 20 रुपये यहाँ होगा खर्च। और ये 8 इकाई है तो 8 इंटू 10 करें तो कितना होगा, ये 80 और 80 प्लस 20 यानी 100। आगे और संयोग की बात करें तो एक्स की 2 इकाई और वाई की 6 इकाइयाँ 6, तो यहाँ भी उपभोक्ता के 100 रुपये, 100 रुपये पूरे खर्च होंगे। फिर अपन बात करें एक्स की 3 इकाई और वाई की 4 इकाई, तो यहाँ भी 100 रुपये खर्च होंगे। और अगर अपन और आगे बात करें तो एक्स की 4 इकाई और वाई की 2 इकाई, तो यहाँ भी निश्चित रूप से उपभोक्ता के 100 रुपये खर्च होंगे। और इससे आगे और चलना चाहेंगे तो एक्स की 5 इकाई और वाई की 0 इकाई, तो यहाँ भी 100 रुपये खर्च होंगे। तो इस प्रकार ये हमने विभिन्न संयोग लिए हैं और इन विभिन्न संयोगों को उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है और सभी संयोगों पर कितने रुपए खर्च कर रहा है, 100 रुपये खर्च कर रहा है। यानी ये समान क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर को दर्शा रहा है, क्योंकि इन सभी संयोगों पर उपभोक्ता 100 रुपये खर्च कर रहा है। अब यहाँ एक बात स्पष्ट होती है, यदि उपभोक्ता वाई वस्तु का ही प्रयोग करे तो यहाँ वो वाई की अधिकतम 10 इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है। और अगर वो अक्स की इकाइयों का उपभोग करे तो वो अधिकतम 5 इकाइयाँ प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार इन दोनों संयोगों को हम रेखा चित्र पर, डायग्राम पर अंकित करें और इनको मिलाएं तो हमें बजट लाइन प्राप्त होगी। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख पा रहे हैं, इस रेखा चित्र में देख पा रहे हैं, ये वाला पॉइंट M/Px, तो यहाँ हमने M कितनी मानी, 100, और x वस्तु की प्राइस कितनी मानी, 20, तो निश्चित रूप से ये मान आएगा 5। और इसको हमने यहाँ क्षैतिज अक्ष पर दर्शाया है, चूंकि हमने यहाँ x वस्तु को दर्शाया और यहाँ कौन सी वस्तु दर्शाया है, y वस्तु। तो निश्चित रूप से हम इस बिंदु को भी प्राप्त कर सकते हैं। और कैसे प्राप्त करेंगे, M/Py अर्थात 100/Py, जो हमने y वस्तु की जो प्राइस ली है वो 10 ली है और इसका मान निश्चित रूप से 10 प्राप्त होगा। और इसको हमने B बिंदु द्वारा दर्शाया है और इन दोनों बिंदुओं को अगर हम मिलाएंगे तो हमें ये बजट लाइन प्राप्त होगी। तो इसको आप भली भांति समझ गए होंगे, जो कि इसके लिमिटेशन को दर्शाता है। अगर इसके जो बाहर के बिंदु हैं, कोई भी क्षेत्र स्थित है, उनको उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसकी बजट सीमा से बाहर के बिंदु है। और इस लाइन पर स्थित और या इसके अंदर स्थित बिंदुओं को वो प्राप्त कर सकता है। मैं यहाँ आपको ये के पॉइंट दिखाई दे रहा होगा, जो कि उपभोक्ता
के इस बजट लाइन के अंदर स्थित है। यहाँ x वस्तु की 2 इकाई और y वस्तु की 2 इकाई प्राप्त कर रहा है। तो x वस्तु की जो प्राइस है वो कितनी थी, 20 रुपये। तो यहाँ वो 40 रुपये खर्च कर रहा है, और y वस्तु की 10 रुपये प्राइस थी, तो यहाँ वो 20 रुपये अर्थात टोटल 60 रुपये खर्च कर रहा है। अर्थात ये के बिंदु उपभोक्ता प्राप्त तो कर सकता है, परंतु इस पर वो स्थित नहीं होगा, क्योंकि वहाँ उपभोक्ता के कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 60 रुपये। चूँकि उपभोक्ता के हमने यहाँ आय कितनी मानी है, 100 रुपये। चूँकि हमने ये भी देखा, मान्यताओं में ये लिया है, उपभोक्ता क्या होता है, रेशनल होता है, विवेकशील होता है। और विवेकशील उपभोक्ता वह होता है जो न तो क्या करता है, बचत करता है, और न ही उधार लेता है। इसलिए यहाँ वो के बिंदु पर स्थित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वो अपने संपूर्ण आय को यहाँ खर्च नहीं कर पाता है। तो यहाँ से आपको एग्जाम में कथन और निष्कर्ष पर आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पर उपभोक्ता क्या रह सकता है, तो और फिर इसका कारण भी पूछ सकता है कि अगर वो क्यों नहीं रहेगा, उसका कारण यहाँ आप इस प्रकार से दे सकते हो। ठीक इसी प्रकार आपको एक बिंदु और यहाँ दिखाई दे रहा है, एच बिंदु, जो कि इसके बजट सीमा के, इस बजट लाइन के बाहर का बिंदु है। ये इसको प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी लिमिटेशन से ये बाहर का बिंदु है। ये तब होगा जब ये बजट लाइन ऊपर की ओर विवर्तित होगी, जिसकी ये ऊपर की ओर विवर्तित कब होगी, इसकी आगे हम जानकारी लेंगे। अब तक यही जानिए आप कि ये एच बिंदु, इसकी लिमिटेशन इसके बजट लाइन के इस बजट क्षेत्र से बाहर का बिंदु है, इसलिए इसको वो प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये निश्चित रूप से आप इस बजट लाइन को प्राप्त कर सकते हो। आप एक अन्य उदाहरण लेकर, उपभोक्ता की आय लेकर, वस्तुओं की कीमत लेकर इसको प्राप्त करने का प्रयास कीजिए और इसको जानने का प्रयास कीजिए। फिर अपन बात करें यहाँ ये बजट रेखा का बीजगणितीय रूप, जो कि है m बराबर इक्वल x इंटू पी एक्स वाई इंटू पी वाई। यहाँ m है उपभोक्ता की आय, और x है x वस्तु की मात्रा, और पी एक्स है x वस्तु की प्राइस, y है y वस्तु की मात्रा, और पी वाई है y वस्तु की कीमत। ये इस बात को दर्शा रही है, x इंटू पी एक्स तो दर्शा रहा है x वस्तु पर किया जाने वाला खर्च, और y इंटू पी वाई दर्शा रहा है y वस्तु पर किया जाने वाला खर्च, और इन दोनों का जो टोटल है वो निश्चित रूप से उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ बजट रेखा का क्या बन गया है, एक समीकरण बन गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर इस पर ये बजट रेखा जो कि हमने यहाँ देखी इस रेखा चित्र में, ये BL जो बजट रेखा है वो उसको ये समीकरण दर्शा रहा है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें इसके स्लोप की, ढाल की। चूँकि हम जानते हैं स्लोप हम किस प्रकार से निकालते हैं, लंब बटे आधार। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये पॉइंट आपको B पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो ये OB तो क्या हो गया, इसका लंब हो गया, और ये OL इसका क्या हो गया, आधार हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। लंब की जगह मैंने OB ले लिया, आधार OL, और ये जो माइनस का निशान है, नेगेटिव जो चिन्ह है, ये केवल इसकी डायरेक्शन, दिशा को दर्शाता है। अर्थात ये जो कीमत रेखा है, जो बजट लाइन है, उसका जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, इस बात को दर्शा रहा है। चूँकि x वस्तु की मात्रा OL जो है उसको हमने कैसे प्राप्त किया था, m इंटू एम अपॉन पी एक्स, अर्थात हमने लिया था 100 अपॉन 100 अपॉन, यहाँ x वस्तु की कीमत अपने कितनी ली थी, 20, और ये कितना आया था, 5। तो ये हमने इस प्रकार से प्राप्त किया था। और y वस्तु की मात्रा हमने क्या की थी, उपभोक्ता की जो इनकम है उसमें किसका, y वस्तु की कीमत का भाग देकर प्राप्त किया था। तो यहाँ OB, तो OB y वस्तु की जो मात्रा है उसको अपन कैसे लिखेंगे, m अपॉन पी वाई, और ये OL क्या हुआ, m अपॉन पी एक्स। यहाँ m से m क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, तो ये निश्चित रूप से क्या आएगा, पी एक्स अपॉन पी वाई, और माइनस का निशान आपको लगाना है जो इसके डायरेक्शन को दर्शाता है। तो इस प्रकार अगर आपसे बजट रेखा का स्लोप पूछा जाए, ढाल पूछा जाए, तो निश्चित रूप से क्या होगा, ये ऋणात्मक का निशान आप जरूर लगा के रखना, क्योंकि ये ऋणात्मक जो नेगेटिव चिन्ह है वो क्या, किस बात को दर्शाता है, इसके डायरेक्शन को दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है कि इन दोनों के बीच में कैसा संबंध है, विलोम संबंध है। तो इसका जो स्लोप का जो ये सूत्र होगा वो क्या होगा, x वस्तु की कीमत बटे
अपॉन वाई वस्तु की कीमत। अगर यहाँ हम देखें, जैसा कि हमने एक्स वस्तु की जो कीमत ली है वो कितनी ली है 20 रुपये, और वाई वस्तु की कीमत कितनी ली है 10 रुपये। तो यहाँ इसके स्लोप की बात करें, ढाल की करें, तो एक्स वस्तु की कीमत अपॉन वाई वस्तु की कीमत यानी कितना होगा, ये पी एक्स अपॉन पी वाई कितना होगा 2। ठीक है, ये आप बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब यहाँ यदि इसको अपन इस प्रकार से, ये हो गया ये कीमत रेखा। ठीक है, अब मैं ये कहूँ कि एक्स वस्तु की कीमत घट जाए, पी एक्स जो 20 रुपये है वो कम होकर अगर कितनी हो जाए 10 हो जाए, तो इसके ढाल में क्या परिवर्तन होगा। तो अपन देखते हैं कि पहले इसका ढाल था 2, अब कितना होगा पी एक्स अपॉन पी वाई, अर्थात अब अक्स वस्तु की कीमत कितनी है 10 और वाई की कितनी है 10, तो ये कितना मान आएगा 1। तो पहले की अपेक्षा इसकी ढाल में स्लोप में क्या हुई है, कमी हुई है। अब इसको डायग्राम के अंतर्गत अपन देखें, उस रेखा चित्र में देखने का प्रयास करें, तो हमने यहाँ अक्स वस्तु की जो प्राइस है वो क्या ली है 10 ली है, पहले कितनी थी 20 थी 20 थी। तो अब पहले की अपेक्षा वो ज़्यादा इकाइयाँ खरीद सकता है, अर्थात अगर उसको अपन निकाले पॉइंट को, तो ये 100/10 यानी ये कितना आएगा 10। तो निश्चित रूप से ये 10 मान इस तरफ आएगा आगे की तरफ, और इससे एक ये अपन बजट लाइन खींचेंगे तो वो इस प्रकार से प्राप्त होगी। और यहाँ हम इस रेखा चित्र में देख पा रहे हैं कि निश्चित रूप से ये जो नई जो बजट लाइन प्राप्त हुई है उसका स्लोप इस पहले वाली बजट लाइन की अपेक्षा क्या है, कम है। और हमने इसको पहले भी दर्शाया है कि वो जो स्लोप है वो 2 से कम घटकर कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो इस बात को आप जानने का प्रयास करना। एक आपके लिए एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, उसका आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर ज़रूर देना। यहाँ एक्स वस्तु की कीमत मान लें 50 है, और वाई वस्तु की कीमत यहाँ हम ले लें 100 रुपये। तो यहाँ आपको उपभोक्ता ये इस बजट का क्या बताना है, स्लोप बताना है, और साथ ही साथ इसको डायग्राम के द्वारा बताना होगा। और उपभोक्ता की यहाँ आय मैं आपको बता देता हूँ 1000। तो यहाँ जो बजट रेखा है, बजट लाइन है, उसका आपको स्लोप बताना है, इसका डायग्राम से निरूपण भी करना है। और यदि पी वाई वस्तु की जो प्राइस है वो कीमत है वो 50 हो जाए तो इसके ढाल में क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर देना है। फिर अपन बात करें, ये ढाल की हमने बात की, फिर करें बजट क्षेत्र की। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बजट क्षेत्र क्या है उसको भी जानना आपको आवश्यक है। तो हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से देखें तो आपको ये रेखा चित्र दिखाई दे रहा होगा। इसके अंतर्गत अपन बात करें तो बजट क्षेत्र में ये जो बजट लाइन है और इसके अंदर का जो भी क्षेत्र है वो संपूर्ण इस बजट क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, अर्थात वह भाग जिसको उपभोक्ता क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। परंतु हमने देखा, जैसा कि हमने के पॉइंट लिया था, और के पॉइंट उपभोक्ता प्राप्त तो कर सकता है लेकिन उसको प्राप्त करना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि उसकी संपूर्ण आय इस पर खर्च नहीं होती, क्योंकि हमने उपभोक्ता को रैशनल विवेकशील माना है। इसलिए उपभोक्ता निश्चित रूप से जो ये PBL जो आपको बजट लाइन दिखाई दे रहा है इस पर स्थित कहीं कोई बिंदु उस पर स्थित रहना चाहेगा, जिस पर उपभोक्ता की संपूर्ण आय क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है। ठीक है, तो ये बजट क्षेत्र ये पूरा भाग होगा। मैं आपको एक ये समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, ये समीकरण केवल इस बजट लाइन के लिए होगा, इस बजट लाइन के लिए, कीमत रेखा के लिए होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस पर हम जो भी इकाइयाँ लेंगे वो निश्चित रूप से किसके बराबर होगी, m के बराबर होगी। अक्स की हमने अभी पहले इकाइयाँ ली थी, जो हमने संयोग देखा था, अक्स की 0 और y की 10, फिर अक्स की 1 और y की कितनी 8, फिर 2 और 6। ये संपूर्ण जो संयोग हैं उन संयोगों पर अपन देखें तो उपभोक्ता का कितना रुपए खर्च हो रहा है, जो उसके पास टोटल इनकम है, आय है 100 रुपये, वो पूरी की पूरी खर्च हो रही है। इसलिए ये पूरा समीकरण क्या होगा, ये एम पी एक्स इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई इक्वल एम, ये बजट लाइन का समीकरण होगा। अगर इस पूरे क्षेत्र की बात करें तो उसका समीकरण इस प्रकार से होगा, एम लेस देन या इक्वल एक्स इंटू पी एक्स प्लस वाई इंटू पी वाई। क्या ये सही है?
ये सही है। एक तो हो गया ये लेस देन और एक इक्वल, इसको कमेंट में आपको बताना है, परंतु ये यहाँ बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यहाँ एक तो स्थिति ये बराबर वाली हो सकती है और लेस देन एम, तो ये नहीं होगा। ये कौन सा स्थिति होगा, ये आई ही होगी, ये ग्रेटर देन होगी। तो इस प्रकार होगा ये एम ग्रेटर देन, इस प्रकार एक्स इंटू पी एक्स इक्वल एक्स इन प्लस वाई इंटू पी वाई। तो ये निश्चित रूप से ये बजट का ये समीकरण होगा जिसमें ये आय है ये ग्रेटर देन होगी या इक्वल होगी। तो इसमें हम ये देखेंगे पूरे बजट क्षेत्र को शामिल करेंगे, लेकिन जो आपको ये समीकरण दिखाई दे रहा है ये केवल बजट लाइन का होगा। तो आपको ये बताना होगा, ये ध्यान में रखना। यहाँ से प्रश्न कथन और निष्कर्ष के आधार पर बन सकते हैं, क्योंकि ये समीकरण है वो केवल किसका है, बजट लाइन का है। और मैंने बजट क्षेत्र का आपको बताया है, वो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। ग्रेटर देन और ये वाला भाग इधर लिख देंगे इंटू एक्स प्लस पी वाई इंटू वाई, या तो ये इसके बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, किससे, आय से। ठीक है, फिर आगे अपन चलते हैं। इसके अंतर्गत हमने बजट क्षेत्र को देखा, अब बजट रेखा में विवर्तन को देखेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण है, इस भाग को, इस पार्ट को बड़े बारीकी से देखना है। ये कीमत में परिवर्तन को देख रहे हैं हम, चेंज ऑफ प्राइस। तो चेंज ऑफ प्राइस को अपन देखें तो पहले हमने अक्ष वस्तु की प्राइस को चेंज करके देख रहे हैं। यहाँ ये बी एल ये प्राइस कीमत रेखा है, और अगर अक्ष वस्तु की, जैसा कि हमने एक प्राइस ली थी 20 रुपये, और वो अक्ष वस्तु की प्राइस है वो घटकर कितनी हो जाए, 10 रुपये हो जाए, तो निश्चित रूप से उपभोक्ता पहले की अपेक्षा अक्ष वस्तु की अधिक इकाइयाँ क्या करेगा, खरीदेगा। यानी हम देखेंगे 100/10 यानी 10 इकाई। तो निश्चित रूप से यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अक्ष वस्तु की मात्रा दर्शा रहे हैं, क्वांटिटी दर्शा रहे हैं, न कि प्राइस। इसलिए प्राइस को फिर क्वांटिटी में संबंध देखकर देखेंगे। अगर प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तो क्वांटिटी उस वस्तु की मात्रा पहले की अपेक्षा क्या करेगा, ज़्यादा खरीदेगा। और ये जो कीमत रेखा है उसका एल पॉइंट है वो आगे की तरफ सरक जाएगा, बी पॉइंट है वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि वाई वस्तु की प्राइस में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर इसके ढाल की बात करें तो पहले ढाल था 20/10, यानी ढाल कितना हुआ, 2। और अब मैंने इसकी कीमत जो अक्ष वस्तु की है वो कितनी ले ली, 10, क्योंकि ढाल क्या होता है, अक्ष वस्तु की प्राइस अपॉन वाई वस्तु की प्राइस, और ये ढाल कितना हो गया, 1। और इसका मतलब यहाँ आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि ये बी एल प्राइम है, उसका ढाल क्या हुआ है, कम हुआ है। और ये आपको स्थिति बतानी है कि ये बी एल डबल प्राइम कब हुआ, ऐसी स्थिति में कब हुआ जब अक्ष वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ या वाई वस्तु की। और अक्ष वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ तो अक्ष वस्तु की कीमत में वृद्धि की स्थिति में हुआ या कमी की स्थिति में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आगे अपन बात करें वाई वस्तु की कीमत में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ ये वाई वस्तु की प्राइस में परिवर्तन हुआ है। एक मैं बता देता हूँ, ये नीचे वाला, ये पहले ये रेखा है जो बजट लाइन है वो है बी एल, और ये बी प्राइम डबल प्राइम एल स्थिति में कब आया, मान लें कि अभी हमने देखा था अक्ष वस्तु की प्राइस हमने ली थी 20 रुपये और वाई वस्तु की हमने प्राइस ली थी 10 रुपये। अगर इनकी ढाल की स्लोप की बात करें तो ये हुआ 20/10 यानी 2। ठीक है, और अब मान लें कि वाई वस्तु की कीमत बढ़कर हो गई 20 रुपये, तो ये ढाल क्या होगा, अभी अपन बात करें अक्ष वस्तु की प्राइस कितनी है 20, वाई वस्तु की प्राइस कितनी हो गई अब 20, और ये ढाल कितना हो गया अब 1, यानी पहले की अपेक्षा ढाल में क्या हुई है, कमी हुई है। तो आप देख पा रहे हैं रेखा चित्र में ढाल में क्या हुई है, कमी हुई है। और हम यहाँ देखें वाई वस्तु की प्राइस में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो निश्चित रूप से वाई वस्तु की पहले की अपेक्षा क्या करेगा, कम इकाइयाँ खरीदेगा। इसलिए कम इकाइयाँ कब होगी, जब ये इसकी अपेक्षा नीचे की तरफ विवर्तित हो। और आपको ये बताना होगा कि एल बी प्राइम कब कौन सी स्थिति में आएगा, कब स्थिति में, ऐसी स्थिति में आएगा जब वाई वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई या कमी हुई है। इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आपको एक और डायग्राम देख पा रहे हैं कि इसमें आय में परिवर्तन हो रहा है, यानी ये जो बजट लाइन है वो एक बार तो ऊपर की तरफ आपको विवर्तित दिखाई दे रही है और एक नीचे की तरफ। जब उपभोक्ता की इनकम में आय में परिवर्तन हो जाएगी तो ये जो आय रेखा है, जो ये बजट लाइन है, वो समानांतर ऊपर की ओर चली जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है, कब, जब उपभोक्ता की इनकम में परिवर्तन वृद्धि हो जाएगी
तो ये बजट लाइन है वो समानांतर ऊपर की तरफ चली जाएगी, और इसमें कमी होगी तो ये समानांतर नीचे की ओर चली जाएगी। अर्थात उपभोक्ता की इनकम में वृद्धि होने पर वो दोनों वस्तुओं की अपेक्षाकृत अधिक मात्रा क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, खरीद सकता है। तो ये उपभोक्ता की आय में परिवर्तन की स्थिति में बजट लाइन के दोनों बिंदु ऊपर की तरफ समानांतर विवर्तित हो जाएंगे। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आप बिल्कुल इसको मद्देनज़र रखना है। फिर आगे बात करें हम इसकी बजट रेखा के विवर्तन को देख लिया आपने, अब हम इसको आगे चलते हैं, उपभोक्ता का संतुलन देखते हैं। यहाँ हम एक चीज़ और देखें, जो बजट रेखा का, बजट लाइन का हमने स्लोप देखा पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी एक्स वस्तु की प्राइस अपॉन वाई वस्तु की प्राइस, और एक्स वस्तु की प्राइस हमने 20 ली थी और वाई वस्तु की प्राइस हमने ली थी 10। और इसका अगर मान देखें तो पी एक्स अपॉन पी वाई 2/1, ये जो हम देख रहे हैं ये अनुपात 2/1 है, वो उपभोक्ता के आपस में वस्तुओं के जो विनिमय है उसको भी, आदान प्रदान को भी दर्शाता है कि किस दर पर ये एक दूसरे पर आदान प्रदान कर रहे हैं। अर्थात ये दोनों वस्तुओं के जो बाजार विनिमय दर को भी दर्शा रहा है, जिसको आदान प्रदान अपन ट्रेड ऑफ भी कह सकते हैं। तो हम इसको अगर परिवर्तन करेंगे तो यहाँ ये इस तरफ इससे इंटू, यानी 1 इंटू पी एक्स इक्वल, इसको हल करें 2 इंटू पी वाई। तो यहाँ निश्चित रूप से क्या स्पष्ट हो रहा है कि एक्स वस्तु की 1 इकाई वो किसके बराबर है, वाई वस्तु की 2 इकाई। अगर एक्स वस्तु की 1 इकाई बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ 2 में क्या करना होगा, कमी करना होगा। जैसा कि हमने पिछले देखा था कि एक्स की 0, वाई की कितनी 10, एक्स की 1 इकाई और वाई की कितनी 8 इकाई, फिर 2 कितनी 6। ठीक है, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक्स की 1 इकाई में वृद्धि के लिए यहाँ उस, तो वाई की कितनी का त्याग कर रहे हैं, 2 की। अगर इसको उल्टे क्रम में देखें तो वाई की 1 इकाई का संबंध एक्स की कितनी इकाई से होगा, आधी इकाई से होगा। तो इस प्रकार से भी आप 1/2 के बराबर होगा, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आगे अपन बात करें उपभोक्ता संतुलन की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे उपभोक्ता वहाँ संतुलन में होगा जहाँ उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। जैसा कि हमने उस इंडिफरेंस मैप में देखा था कि उपभोक्ता हमेशा चाहता है वो अधिक से अधिक ऊंचाई पर स्थित इंडिफरेंस कर्व पर जाना चाहेगा, परंतु हमने देखा कि एक लिमिटेशन बाध्यता होती है और उस बाध्यता को हमने बजट लाइन के रूप में जाना। जैसा कि आपको यहाँ रेखा चित्र में ये BL बजट लाइन दिखाई दे रही है, और ये इस बात को दर्शा रही है कि इससे बाहर के बिंदु उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता, केवल इससे नीचे स्थित बिंदुओं को वो प्राप्त कर सकता है। जैसे यहाँ हम इसको देखने से पूर्व कुछ मान्यताएं, इसकी असम्पशन लेते हैं, और इस असम्पशन में हम देखें तो उपभोक्ता का यहाँ अनधिमान मानचित्र दिया हुआ है। ये अनधिमान मानचित्र दिया हुआ है जिसके अंतर्गत हम देखें कि यहाँ हमने 5 इंडिफरेंस कर्व लिए हैं जो उपभोक्ता के अधिमान क्रम को दर्शाते हैं, स्केल ऑफ प्रेफरेंस को दर्शाते हैं। ठीक है, और यहाँ उपभोक्ता की अधिमान और रुचि को पहले से दिया हुआ मानकर हम इस इंडिफरेंस कर्व का निर्माण किया है। अगर उपभोक्ता के अधिमान और रुचि में परिवर्तन हो जाएगा तो ये इंडिफरेंस कर्व ही बदल जाएंगे, क्योंकि उपभोक्ता की पसंद यानी उसकी प्राथमिकताओं में ही क्या हो गया, बदलाव हो गया है। यहाँ हम देखें उपभोक्ता केवल 2 वस्तु एक्स और वाई पर अपना अधिमान प्रकट कर रहा है। दूसरी इसकी यहाँ मान्यता अपन रखेंगे कि यहाँ उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं की प्राइस का भी पता है, और यहाँ उपभोक्ता की जो आय है, मुद्रा के रूप में आय है, वो भी क्या है, निश्चित है, पहले से दी हुई है, उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता की आय और प्राइस में परिवर्तन होने पर अभी हमने देखा कि ये जो बजट लाइन है वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो कीमत में भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा और आय में भी बदलाव नहीं होगा, और उपभोक्ता की जो मौद्रिक आय है वो पहले से क्या है, दी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ एक मान्यता और भी रखना जिसकी हमने पहले चर्चा की है कि वस्तुएं यहाँ क्या होती है, पूर्ण विभाज्य होती है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं ये सभी जो इंडिफरेंस कर्व है उसमें अगर उपभोक्ता को ये लिमिटेशन बाध्यता नहीं होती तो निश्चित रूप से यहाँ सबसे ऊंचाई पर स्थित IC5 इंडिफरेंस कर्व पर स्थित रहना चाहेगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। परंतु यहाँ आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं RSTM, ये बिंदु इंडिफरेंस कर्व पर भी स्थित है
और यहाँ ये बजट लाइन पर भी स्थित है। लेकिन यहाँ उपभोक्ता इनको नहीं रखेगा क्योंकि ये एच और आर बिंदु देखें तो ये सबसे पहला इंडिफरेंस कर्व IC1 पर स्थित है। और चूंकि जितना नीचा तटस्थ वक्र इंडिफरेंस कर्व होगा, उपभोक्ता की संतुष्टि स्तर उतनी ही क्या होगी, कम होगी। इसलिए यहाँ उपभोक्ता इससे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, अर्थात IC3 इंडिफरेंस कर्व तक वो पहुँच सकता है, क्योंकि यहाँ Q बिंदु पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। कौन? ये जो बजट लाइन है और इंडिफरेंस कर्व है। तो निश्चित रूप से यहाँ उपभोक्ता का साम्य कहाँ स्थित होगा, इस Q पॉइंट पर, क्योंकि ये Q पॉइंट जो कि इस बजट लाइन पर भी है और यहाँ इसकी बजट सीमा के अंतर्गत आने वाले इंडिफरेंस कर्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यानी वो IC1 पर भी रह सकता है और IC2 पर भी रह सकता है और IC3 पर भी रह सकता है, लेकिन IC4 और 5 पर नहीं रह सकता। लेकिन यहाँ स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित इंडिफरेंस कर्व पर स्थित है, इसलिए उपभोक्ता यहाँ संतुलन की स्थिति में होगा। परंतु यहाँ उपभोक्ता के संतुलन के लिए दो शर्त का पूरा होना आवश्यक है। पहली शर्त तो ये है कि इन इंडिफरेंस कर्व तथा ये जो बजट लाइन है वो एक दूसरे को स्पर्श करनी चाहिए। स्पर्श कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ इंडिफरेंस कर्व है और इस बजट लाइन के जो स्लोप है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी स्पर्श रेखा खींचते हैं और इसकी स्पर्श रेखा हम खींचेंगे वो हूबहू इस बजट लाइन की तरह होगी। इसलिए यहाँ हम देखेंगे कि इस इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो और इस बजट लाइन का जो स्लोप है वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना होगा कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या था। हमने पिछले वीडियो में उसकी चर्चा की थी, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, और उन दोनों को एक दूसरे के बराबर, जिसके जैसा कि हमने यहाँ बजट लाइन का स्लोप तो ये निकाला था, आपको यहाँ इसके बराबर वो इंडिफरेंस कर्व का इंडिफरेंस कर्व का स्लोप यहाँ लिखना है, जिसको कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताओगे। ये बात दूसरी यहाँ शर्त है कि जो इंडिफरेंस कर्व है, ये पहली शर्त तो ये है कि यहाँ इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप एक दूसरे के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। परंतु ये आवश्यक शर्त तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त कब होगी, जब उस बिंदु पर जहाँ उपभोक्ता साम्य की स्थिति में है, इक्विलिब्रियम की स्थिति में है, वहाँ इंडिफरेंस कर्व मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। क्योंकि हम देख पा रहे हैं इस रेखा चित्र में जो IC3 है वो क्या है, मूल बिंदु के प्रति कॉन्वेक्स है। इसलिए दूसरी शर्त भी यहाँ पूरी होती है। इसलिए उपभोक्ता वहाँ संतुलन की स्थिति में होगा जहाँ दोनों एक दूसरे को स्पर्श करे, अर्थात दोनों का स्लोप एक दूसरे के बराबर हो और उपभोक्ता मूल बिंदु के प्रति ऊर्ध्वाधर हो। तो इस प्रकार हमने यहाँ उपभोक्ता के इक्विलिब्रियम संतुलन को जाना, और आगे आने वीडियो में हम बात करेंगे वहाँ प्राइस इफेक्ट, पीपीसी वक्र से इंडिफरेंस कर्व, ये डिमांड कर्व कैसे बनता है, आय प्रभाव को जानेंगे, इनकम इफेक्ट को जानेंगे, ICC वक्र को जानेंगे, एंजिल कर्व को यहाँ इसके अंतर्गत जानेंगे। ठीक उसी प्रकार कीमत प्रभाव, प्राइस इफेक्ट को हम प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में, जिसमें हिक्स और स्लट्सकी का जानेंगे। इन तमाम जानकारी इन वीडियो के अंतर्गत हम प्राप्त करेंगे। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। आपके परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आप लोगों से हल्की सी एक शिकायत है कि आप कमेंट के माध्यम से बताते नहीं हो कि आपको ये जानकारी किस स्तर तक चाहिए। इसके लेवल की आप बिल्कुल चर्चा करो, आप बताने का प्रयास करो कि आप थोड़ा इस प्रकार से हमें प्रयास कीजिए जिससे हमें सफलता प्राप्त हो। इस कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।